शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में जो हुआ राज्यसभा में वो सब जानते हैं। बीजेपी के पास बहुमत नहीं थी, उसने बहुमत पास करा लिया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो किसानों के खिलाफ दिखना चाहती है। उनके अपने मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है, बादल जी ने। उसके बाद बीएसपी उसके खिलाफ थी, सपा खिलाफ थी, जेडीयू खिलाफ थी, वाईएसआर खिलाफ थी। तो ये बिल पास नहीं होता। लेकिन पता नहीं इस देश में क्या सचमुच सवाल उठ रहा है कि क्या लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ईवीएम से ही सरकारें बन रही है और क्या आरएसएस ने तय कर लिया है कि उसको इस देश पर कब्जा करना है, डिक्टेटरशिप लाना है। अब संसद भी उसके लिए मायने नहीं है। मान्यवर कांसी राम साहब की एक लाइन मुझे याद आती है कि देश के हित में कमजोर सरकार, मजबूर सरकार अच्छा होता है, मजबूत सरकार नहीं। तो जिस तरह से ये बिल पास कराने का तरीका था बीजेपी का, उससे लगता है कि किसान से ज्यादा कोई और फायदे में होने वाला है। आखिर जब किसान रोड पर हैं, सड़क पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को बिहार चुनाव में वोट भी लेना है, तो फिर उसके बाद भी सरकार नहीं डर रही, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा है कि आरएसएस का जो बंच ऑफ थॉट्स है, गोलवलकर की जो किताब है, जिसमें उन्होंने आइडियाज दिए हैं कि कैसे इस देश को हिंदू मतलब सनातनी व्यवस्था में ढालना है, कैसे मनुवादी तरीके से चलाना है और कैसे इस देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे और मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, क्रिश्चियनों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, ईसाइयों के लिए कोई स्थान नहीं होगा, सिखों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और हिंदू जब आपको कहते हैं, सनातनी जब आपको कहते हैं, तो उसमें जाति व्यवस्था इंक्लूड होती है। और जाति में जो शूद्र हैं, जो अछूत है, जिसको हम आज SC ST OBC कहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। तो लगभग सरकार उसी तरफ बढ़ रही है। और ये बात तो तय है कि सरकार डर नहीं रही है। उसको पता है कि ईवीएम हमारे पास है, व्यवस्था हमारे पास है, CAG, CBI, सुप्रीम कोर्ट, CBDT, AD, ED, CAG, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सबको उसने कब्जे में कर लिया है। सोचिए कि किस तरह से नोटबंदी को इन्होंने महिमा मंडन किया, वो फेल रहा। GST का महिमा मंडन किया, वो फेल रहा। कोरोना इन्होंने कहा कि 21 दिन में खत्म करेंगे, वो लगभग ये फेल है। आज 54 लाख कोरोना के मरीज हैं, लोग मरने के लिए मजबूर हैं। सोचिए, 1 महीना आपको घर में क्वारंटाइन कर दिया जाता है और आप अगर गरीब लाचार बेबस आदमी हैं तो आपके पास खाने के लिए कहां से आएंगे। एक वीडियो देखिए, इस देश में कुछ भी हो सकता है, कितना शर्म। एक वीडियो देखिए, ये मथुरा का वीडियो है। एक ही शख्स कोविड टेस्ट का सैंपलिंग टारगेट पूरा करना है, एक डॉक्टर 15 बार अपना ही टेस्ट दे रहा है। एक आदमी के इतने सैंपल लिए, इससे काय करवा रहे तुम? कल कोई दिक्कत हुई तो कोई तुम पॉजिटिव उससे कहते अधीक्षक से तुम अपना दिलवा दो, तुम्हें दूसरे का जिंदगी को परवाह, तुम्हारी जिंदगी में कोई परवाह नहीं है। कितनी हो रहे हैं दोनों भाई, कितनी अंदर है। कल कोई बात हो गई, तुम्हारे वाले बच्चों को कोई रोटी देने का आएगा? ये तो साले अपनी कुर्सी बचा बचा के बैठे हैं। मतलब शर्मिंदगी की हद है। गोरखपुर में धीरेन्द्र नाम के 2 धीरेन्द्र हैं, वो युवा बहुजन आंदोलनकारी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे उठाते हैं, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। उसको जेल में बंद कर दिया गया है। उसी गोरखपुर में माँ बेटी को सरेआम दिन में गोली मार दी जाती है। आपको पत्रकार बर्दाश्त नहीं है जो आपके खिलाफ बात करे, आपको नेता बर्दाश्त नहीं है जो आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करे। तो आप क्या हैं? आप भी तो धरना प्रदर्शन करके आए थे, आप भी तो वोट लेके आए थे। एक शर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कहा जा रहा है वो चीन के जासूसी करते थे। वो विवेकानंद फाउंडेशन में काम करते थे, जो कि डोभाल साहब का फाउंडेशन है। अब खबरें उसमें ये निकल के आ रही है, संजय सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हुआ करते, उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव से पहले प्लानिंग थी कि किस तरह से चीन को सरेंडर कराया जाएगा। कुछ उनकी डोभाल साहब से अनबन हुई। जैसे देखिए, सारी बड़ी घटनाएं चुनाव के समय होती है। करगिल चुनाव के समय बीजेपी की सरकार, संसद हमला चुनाव के समय बीजेपी की सरकार, पुलवामा चुनाव के समय बीजेपी की सरकार। दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो एक आतंकवादी दिल्ली आ रहा था, पकड़ा गया था, पुलिस का बड़ा अधिकारी, उसने कहा था कि बड़ा खेल है। अब बिहार चुनाव है, सुशांत तो पहले से था। खबर ये आ रही है कि बात ये थी कि चीन को सरेंडर कराया जाएगा, ये मैसेज दिया जाएगा कि चीन ने सरेंडर कर दिया।
वो उसमें शर्मा जी कहीं बाधा आ रहे थे, इस तरह के प्रिडिक्शंस है। अनुराग कश्यप जो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उनको जस्टिस गवई कर दिया। गवई के खिलाफ, गवई ने जो माफ कीजिएगा, जो गवई हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जो अब राज्यसभा सांसद नॉमिनेट हुए हैं, उन्होंने सिर्फ राफेल की फाइल मंगवाई थी, एक महिला को खड़ा कर दिया गया। अनुराग कश्यप लगातार इनके खिलाफ बोल रहे थे, एक महिला को खड़ा कर दिया गया। वो छोड़िए, कंगना रनौत ने तो आतंकी कहा है, कल उसने एक पोस्ट किया है, वो तो हर चीज पर पोस्ट कर रही है। मतलब क्या बेचैनी है, कितनी जल्दबाजी है। वो पहले आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ पोस्ट कर रही है। जब उनके घर टूटने लगे तो उनको संविधान याद आने लगा। अब उन्होंने पोस्ट किया कि जिस तरह से सीए एनआरसी के खिलाफ विरोध कर रहे थे वो लोग आतंकवादी हैं, किसान की ये फार्मिंग बिल को लेकर जो विरोध कर रहे हैं वो भी आतंकवादी है। वो ये आतंकवादी कह रही है इस देश के किसानों को। कंगना जी, आपको तो पता है प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया है रबी की फसल और कहते हैं धान। उनको तो खरीफ क्या होता है और रबी का फसल क्या होता है ये भी नहीं पता है प्रधानमंत्री को। मुझे ये भी पता है कि वो ट्वीट भी नहीं करते होंगे, उनके कोई लोग ट्वीट करते होंगे, लेकिन इतना नहीं पता है। सोचिए, संसद में कितने मरे माइग्रेंट्स लॉकडाउन में नहीं जानकारी है। ऑटो सेक्टर में कितने बेरोजगार हुए नहीं जानकारी है, कोई डेटा नहीं है। सरकार कर क्या रही है? सरकार का काम क्या होता है? ये बड़े बड़े दफ्तर क्यों बने होते हैं? आपके पास एमएससी कितने बर्बाद, स्मॉल इंडस्ट्रीज कितने बर्बाद हुए, आपके पास डेटा नहीं है। कितने लोग बेरोजगार हुए उसका डेटा नहीं है। कितने लोग आपने नौकरी दी उसका डेटा नहीं है। कितने लोग मर गए उसका, डॉक्टर कितने शहीद हुए हैं उनका डेटा नहीं है इनके पास। क्या सरकार चल रहा है साहब? सिर्फ जो आपको क्रिटिसाइज करे उसको पकड़ लीजिए, जो आपका भक्त नहीं है उसको पकड़ लीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए। 11,000 पन्ने का चार्जशीट बना दीजिए उमर खालिद के खिलाफ, अपूर्वानंद के खिलाफ, हैनी बाबू को गिरफ्तार कर दीजिए, प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार कर दीजिए, धीरेंद्र को गिरफ्तार कर लीजिए। गलती इस देश में उन नेताओं की है जो संजय सिंह की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया संजय सिंह, आपने कम से कम डेमोक्रेसी की जड़ें को बचाया है। डेमोक्रेसी चलती कैसे है? आपको विरोध करना पड़ेगा, आपको जेल भरना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने इससे ज्यादा आतंक मचाए थे, जिसके दौरान ये जनसंघ निकला, जिसके दौरान प्रधानमंत्री खुद अंडरग्राउंड रहते और जिसके लिए लोग दोष देते हैं कांग्रेस को कि इमरजेंसी लाई थी। आपका दौर तो साहब इमरजेंसी से भी खराब है। हम लोग इमरजेंसी के समय तो नहीं थे, नहीं देख रहे थे, लेकिन क्या हालत कर दी आपने देश की कि आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता है, कोई बोल नहीं सकता, आप सीधे जेल में डाल दे रहे हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, कहीं महिला खड़ा कर दिया जा रहा है, कहीं जासूस बता दिया जा रहा है, कहीं किसी घर में बम प्लान कर दिया जा रहा है। इस देश में हम सब जानते हैं पुलिस वाला पाउडर को अफीम कह के आपको गिरफ्तार कर लेगा। तो ये डेमोक्रेटिक तरीके से, और ये सब आरएसएस कर रहा है, ये सब उनका एजेंडा है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, उनके खिलाफ बात करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जो 90% आबादी है, 95% आबादी है, 85% आबादी है, वो इस सरकार के साथ नहीं है। और जो लोग धार्मिक अफीम, धार्मिक वजहों से इस सरकार के साथ है, उनको समझना पड़ेगा। अगर वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हैं, आपके सारे हक छीन लिए गए हैं। आरटीआई से पता चला है कि 32 से 35 कंपनियां बेची जा रही है। 5-5 हजार करोड़ की कंपनी, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी 200 में बेचा जा रहा है। मतलब आप समझिए क्या हो रहा है। एलआईसी की संपत्तियां बेची जा रही है, बीएसएनएल की संपत्ति बेची जा रही है, एयर इंडिया बेचा जा रहा है, रेलवे बेचा जा रहा है। किसानों के खिलाफ ऐसा बिल, मतलब लगता है कि ये आरएसएस गुलाम करना चाहती है इस देश को, इस देश की जनता को। अब समझना होगा जाट को, गुर्जरों को और पटेलों को, जो किसान जाति है सबसे ज्यादा। राजपूत समाज को समझना होगा, जिनके पास जमीनें हैं आज भी। ब्राह्मण खेती नहीं करता है, वो शहरों में सेटलमेंट है, उसके पास तमाम बिजनेस है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि आपकी आने वाली नस्लों का क्या होगा। मुझे पता है आपके बच्चे भी अभी सेटल नहीं हुए हैं। इस देश में सीमांत किसान हैं, जो ओबीसी की जातियां हैं, यादव, कुर्मी, कोयरी, कहार, इन सब सीमांत किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। इनका क्या हालत होगा समझिए। उसमें जो मजदूरी करते हैं, अभी जब जीडीपी -23 है, उसमें थोड़ा बहुत जो योगदान है वो कृषि का है। तो आप समझिए, इस देश को सबसे ज्यादा आरएसएस को संविधान से प्रॉब्लम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से प्रॉब्लम है। और वो जानती है कि जो चुनिंदा बोलने वाले लोग हैं उनको जेल में डाल दिया जाए, उसके बाद संविधान की ऐसी तैसी कर सकते हैं। उसके बाद उनकी कोशिश है कि इस देश को आर्थिक रूप से, इस देश की जनता को
पढ़ने लिखने न दिया जाए, सवाल न पूछने दिया जाए, बोलने न दिया जाए, जो लोग कुछ बोलने वाले हैं उनको जेल में डाल दिया जाए। और इस देश में अभी जो आम आदमी है वो उसको इतना रोजी रोटी में उलझा दिया जाए कि वो पेट के अलावा सोच ही न सके। और चुनाव तो एक बहाना है। सोचिए, पार्लियामेंट नहीं चलेगा लेकिन बिहार में चुनाव होगा। चुनाव एक बहाना है। इनको पता है ये चुनाव कैसे जीत रहे हैं, ये सिस्टम में कैसे घुसे हुए हैं। अगर जनता का डर होता तो ये ऐसे ऐसे कानून नहीं लाते। इनको पता है इनको वोट नहीं लेना है, इसलिए फाइनली मुद्दा ईवीएम ही है। लब्बो-लुआब है कि इस देश के बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि वो संविधान बचाए, वो देश बचाए, वो सड़कों पर खड़ा हो, चाहे वो अखिलेश हो, मायावती हो, चंद्रशेखर हो, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, व्हाटएवर, एमके स्टालिन हो, जो भी हो। और ये सब कांग्रेस का पाप है जिसको ये तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन, फलना हो, ढिमकाना हो, कांग्रेस को भी अपनी ईमानदारी से सोचनी पड़ेगी और उसको ठीक से सड़कों पर आना होगा। मैं एक बात फिर कह रहा हूं, ये देश जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है। मुसलमान ऑलरेडी डरा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, उनका अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। इस देश में 10% जो लोग हैं वो इस सरकार के साथ बने हुए हैं, जो मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, जो सीबीआई के हेड हैं, जो सीएजी के हेड हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। और वो सब के सब चाहते हैं कि आरएसएस के एजेंडे पर ये देश चले। शुक्रिया उन लोगों का जो इस देश में कम से कम संजय सिंह जैसे नेता हैं जो लगातार बोल रहे हैं। एटलीस्ट तमाम लोगों को बोलना पड़ेगा, नहीं तो जनता तो अभी, लेकिन एक बात है, इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी हैं। जनता अभी भी सड़क पर खड़ा हो रही है। बेरोजगार खड़े हैं, किसान खड़े हैं, और हो सकता है गरीब गुरबा भी खड़ा है। लेकिन एक बात तो है कि ये इनको ईवीएम का सहारा है, इसलिए डर नहीं रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सोचिए इस देश की मीडिया कितनी शर्मनाक है। 10 करोड़ युवाओं ने 2 बार प्रदर्शन किया, 5 सितंबर को और 17 सितंबर को, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन योगी जी ने घोषणा की कि हम नौकरी देंगे, उसको दिखा रहा। तो ये सिर्फ ठग हैं, ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, और इस जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो सरकार के तलवे चाट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, न तो प्रधानमंत्री अमर है, न अमित शाह अमर है, न बीजेपी आरएसएस अमर है। अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो चीजें बदलेंगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।